नमस्कार बच्चों। नमस्कार मैम। नितिन, तुम बहुत छुट्टियां करते हो। आज 4 दिन की छुट्टियों के बाद स्कूल आए हो, ऐसा क्यों? मैम, मेरा पढ़ने लिखने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है, लेकिन मम्मी पापा जबरदस्ती स्कूल भेज देते हैं। मैं पढ़ना नहीं चाहता, दिन भर बस घर में आराम करना चाहता हूँ। लेकिन ये तो बहुत बुरी बात है नितिन, तुम्हारे मम्मी पापा सही ही कहते हैं, हमें पढ़ना लिखना चाहिए। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ना लिखना चाहते हैं, लेकिन अपने घर की परिस्थितियों के कारण, अपनी गरीबी के कारण वो पढ़ नहीं पाते। उनसे पूछो, उनका स्कूल आने का कितना मन करता है, और तुम हो कि सब कुछ मिलने के बाद भी स्कूल नहीं आना चाहते हो। मैम, मेरे घर में जो काम करने आती है उसका बेटा पढ़ना चाहता था, लेकिन उसकी मम्मा उसे बिल्कुल नहीं पढ़ाना चाहती। फिर मेरे मम्मी पापा ने उसे समझाया कि पढ़ने लिखने का जिंदगी में कितना महत्व है। फिर उसकी माँ राजी हुई और अपने बेटे को स्कूल भेजा। शाबाश तानिया, तुमने और तुम्हारे माता पिता ने बहुत अच्छा काम किया। आज मैं तुम्हें ऐसी ही एक कहानी सुनाने वाली हूँ जिसका लेखक पढ़ना लिखना चाहता है और पढ़ने लिखने के लिए वो अपनी जिंदगी में बहुत संघर्ष करता है। हमारी आज की कहानी का नाम है जूझ। लेखक है आनंद यादव। जूझ का अर्थ होता है संघर्ष करना। जूझ कहानी के पात्र हैं लेखक आनंदा, लेखक की माँ, लेखक के पिता जिन्हें वह दादा कहकर पुकारता है। क्योंकि आनंद यादव मराठी कथाकार हैं और मराठी में पिता को दादा कहते हैं। दत्ताजी राव, इन्हें देसाई सरकार भी कहा जाता है। कक्षा का शरारती बच्चा, जिसे सब चौहान का बच्चा कहते हैं। कक्षा का होशियार बच्चा वसंत पाटिल। मराठी अध्यापक नावा सौंदर्यकर। आनंदा अपने मन में कुछ सोच रहा है। लेखक आनंदा बहुत उदास है, वह अपने मन में कुछ सोच रहा है। पाठशाला जाने के लिए मन तड़पता है, लेकिन दादा से कैसे कहूँ? डर लगता है। अगर कहूँगा कि पढ़ाई करनी है तो हड्डी पसली एक कर देगा। कोई तो समझाए दादा को कि खेत में काम करने से कुछ हाथ नहीं लगेगा, कुछ कमाई नहीं होती। पढ़ाई लिखाई करूँगा तो नौकरी लग जाएगी, 4 पैसे हाथ में रहेंगे, विठोबा आना की तरह कुछ कारोबार किया जा सकेगा। लेकिन क्या करूँ? काश कोई तो दादा को समझाए। इस बार भी दादा ने ईख पेरने का कोल्हू जल्दी शुरू कर दिया। दादा सोचते हैं कि कोल्हू जरा जल्दी शुरू किया तो ईख की अच्छी खासी कीमत मिल जाती है। सही ही सोचते हैं। जब चारों ओर कोल्हू चलने लगते तो बाजार में गुड़ बहुत ज्यादा आ जाता है और कीमत भी कम हो जाती है, और उस समय नंबर 1 और नंबर 2 का गुड़ बहुत आता है। हमारे जैसे खेतों पर बनाए गए नंबर 3 के गुड़ को कौन पूछेगा? इसीलिए दादा ठीक ही सोचते हैं, जल्दी कोल्हू चलाना शुरू करो और जल्दी बाजार में अपना गुड़ बेच दो। क्या लेखक ने अपने पिता से अपनी पढ़ाई लिखाई के बारे में बात करने की हिम्मत की? नहीं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने सोचा क्यों ना माँ से पढ़ाई लिखाई के बारे में बात की जाए। एक दिन उसकी माँ गोबर के कंडे थाप रही थी और वह अपनी माँ को बाल्टी भर भर कर पानी दे रहा था। तभी उसने अपनी माँ के आगे पढ़ाई लिखाई की बात छेड़ दी। माँ, मैं पढ़ना लिखना चाहता हूँ। मेरा मन पाठशाला जाने को करता है। तुम दादा को समझाओ ना। खेतों में कुछ नहीं रखा, पढ़ाई लिखाई करूँगा तो नौकरी लग जाऊँगा और घर में 4 पैसे की मदद भी कर दूँगा। अब तू ही बता बेटा, मैं क्या करूँ? पढ़ने लिखने की बात की तो वह बरहेला सुअर की तरह गुर्राएगा। मैं भी चाहती थी कि तुझे कम से कम 7वीं क्लास तक तो पढ़ा ही दूं। पर माँ, अब तो खेतों के सारे काम खत्म हो चुके हैं। अब मैं खाली बैठा क्या करूँगा? तुम समझाओ दादा को। अगर वो तुम्हारी बात नहीं मानते तो चलो हम दत्ताजी राव के पास चलते हैं। उनकी बात तो वो बिल्कुल भी नहीं टालेंगे। मैं भी चल पड़ूंगा तुम्हारे साथ। ठीक है, चलेंगे। मुझे पता है इसके दादा इसकी पढ़ाई लिखाई के बारे में बिल्कुल भी नहीं सुनेंगे, बरहेला सुअर की तरह गुर्राएगा। लेकिन क्या करूं? इसका मन रखने के लिए इसके साथ दत्ताजी राव के पास चलकर भी देख लेती हूँ। क्या पता उनकी बात मान ही ले। फिर क्या हुआ मैम? फिर उसी रात लेखक अपनी माँ के साथ दत्ताजी राव देसाई के पास चला गया। दुहाई हो देसाई सरकार, आपके पास एक फरियाद लेकर आए हैं। कहो, क्या कहना है? ये मेरा बेटा है आनंदा, ये पढ़ना लिखना चाहता है। मैं भी चाहती हूँ कि ये पढ़ाई लिखाई करे, लेकिन इसके दादा इसको पढ़ाना लिखाना नहीं चाहते। खेत का सारा काम इसी से करवाते हैं, खुद खेत का कोई काम नहीं करते,
सारा दिन बाजार में रखमा बाई के पास यहाँ बैठा रहता है और छोटे से बच्चे को खेत में लगा दिया है। जब ये पढ़ाई लिखाई की बात करता है तो इसको डांटते हैं, मारते हैं, हड्डी पसली एक कर देते हैं। आप उनको समझाएं कि उसको पढ़ने लिखने दे। सरकार, अब तो जनवरी का महीना आ गया है और खेतों में कोई काम भी नहीं है। यदि अभी मेरा दाखिला करवा दिया जाए तो मेरा 1 साल बच जाएगा। मैं 2 महीने में ही पूरी तैयारी कर लूंगा और 5वीं की परीक्षा पास कर लूंगा। ठीक है, मैं समझ गया। तेरा दादा जब घर आएगा तो उसको मेरे पास भेज देना। मैं उसको समझाता हूँ कि पढ़ाई लिखाई का कितना महत्व है। सरकार, मैं और माँ आपके पास फरियाद लेकर आए थे, ये दादा को मत बताना, नहीं तो बहुत मारेगा। ठीक है, मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना है। जब तुम्हारा दादा घर आएगा तो उसे मेरे यहाँ भेज देना और थोड़ी देर बाद तू भी आ जाना रे छोरे, उसके पीछे पीछे। उसके सामने तुझसे जो पूछूंगा उसका सही सही जवाब देना, डरना मत। अब जाओ तुम। फिर क्या हुआ मैम? क्या लेखक का दादा देसाई सरकार के यहाँ गया? हाँ, जब लेखक का दादा घर आया तो लेखक की माँ ने उनसे कहा कि साग भाजी देने देसाई सरकार के यहाँ गई थी। उन्होंने मुझसे कहा, बहुत दिनों से तेरा मालिक दिखाई नहीं दे रहा है, क्या करता है आजकल, कहाँ है? जब घर आए तो मेरे पास भेजना। लेखक के दादा ने उनकी माँ से पूछा, कोई काम वाम था क्या? तो उसने कहा कि मुझे तो बताया नहीं, तुम ही जाकर पूछाओ क्या काम है। लेखक के दादा ने कहा, ठीक है, तुम जब तक रोटियां सेको मैं देसाई सरकार के यहाँ होकर आता हूँ। और वो उनके पास चले गए। काफी देर तक दत्ताजी राव उसके दादा से बातें करते रहे। तभी माँ ने अपने बेटे से कहा, अब तू जा और कहना कि माँ ने जीम ने बुलाया है। तू क्यों आया रे छोरे? माँ ने दादा को बुलाया है, अभी खाना नहीं खाया। चल बैठ थोड़ी देर मेरे पास। जी, कौन सी में पढ़ता है रे तू? जी 5वीं क्लास में पढ़ता था, अब नहीं पढ़ता, दादा ने स्कूल से हटा दिया। क्यों? खेतों में पानी लगाने वाला कोई नहीं है ना। क्यों रतन अप्पा, फिर तू क्या करता है सारा दिन? जी मैं क्यों रे रतन अप्पा, सारा दिन लुगाई और छोरी को खेत पर जोतकर खुद पूरे गांव में खुले सांड की तरह घूमता है। अपनी मस्ती के लिए तूने छोरी का जीवन दांव पर लगा दिया। सुन छोरे, तू कल से ही पाठशाला जाना शुरू कर दे। पूरी फीस भर दे उस मास्टर की, ताकि तेरा साल बर्बाद ना हो। और तेरा दादा अगर तेरे को स्कूल ना भेजे तो मेरे पास चला, इसके पास कुछ ज्यादा ही बच्चे हो गए हैं। तू मेरे पास रह, यहाँ कुछ काम कर जो तुझसे होता है, और स्कूल जा, अपना साल बर्बाद मत कर। जी मैंने मना कब किया है जी? इसको जरा गलत सलत आदतें लग गई थी, इसलिए पाठशाला से हटा दिया। कैसी आदतें? यही सारा दिन कभी कंडे बेचता, कभी चारा बेचता, कभी सिनेमा देखने चले जाता। खेत और घर के काम में इसका मन ही नहीं लगता था, इसीलिए स्कूल से हटा दिया। क्यों रे छोकरे, क्या कह रहा है तेरा दादा? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। दादा तो कभी पैसे देते नहीं, इसीलिए माँ से गोबर बीन बीन कर कंडे बनवा लिए, उसी को बेचकर कुछ पैसे मिले और नए कपड़े खरीदे और मेले में चला गया था। एक बार सिनेमा भी देख ली थी। ठीक है, आगे से ये सब कुछ नहीं करना और कल सवेरे से ही तू पाठशाला जा। अब जा यहाँ से। अरे बच्चे की जात है, एक आध बार सिनेमा देखने चला गया तो क्या हुआ? इससे उसका पढ़ना लिखना थोड़ी ना बंद करा दोगे। चलो कल सुबह से उसको पाठशाला भेजना। अब जा यहाँ से। जी सरकार, अब चलता हूँ। पढ़ने का भूत सवार हुआ है ना तुझ पर। मेरी कुछ शर्तें माननी होगी, तभी पाठशाला जा सकता है। पाठशाला 11 बजे होती है। दिन निकलते ही खेतों पर चला जा, वहाँ सिंचाई कर और वहाँ से सीधा पाठशाला जा। छुट्टी होते ही बैग घर पर रख और फिर खेतों में चला जा। वहाँ घंटा भर ढोर चराना। कभी खेतों में काम ज़्यादा हुआ तो पाठशाला से गैर हाजिरी लगाना। ये शर्तें मंजूर है तभी पाठशाला जाना। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो किसी दिन स्कूल से ही सीधा घसीटता हुआ ले आऊँगा और कुचलता हुआ लेकर आऊँगा तुझे बड़ा भूत सवार हुआ है पाठशाला जाने का। जी, मैं आपकी सभी शर्तें मानूंगा। और कभी खेतों में काम ज्यादा हुआ तो गैर हाजिरी तो करनी ही पड़ेगी। खेतों में काम तो करना जरूरी है।
देखो देखो क्लास में नया बच्चा आया है। ये जो पीछे बैठा है वो चौहान का बच्चा है। बहुत शरारती है कक्षा में। क्या रे छोकरे, देखे देखे तेरा गमछा, देखे तेरी धोती। तुम्हारा नाम क्या है? तुम तो क्लास के सबसे होशियार बच्चे हो ना। मास्टर जी तुम्हारी बहुत तारीफ करते हैं। मेरा नाम बसंत पाटिल है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तुम्हारे 2 महीने रह गए हैं परीक्षा की तैयारी के लिए। मैं तुम्हारी पढ़ाई में मदद करूँगा। फिर क्या हुआ मैम? क्या आनंदा पाठशाला और खेत दोनों का काम एक साथ कर लेता था? उसे कोई मुश्किल तो नहीं आई? उसके दादा ने उसको स्कूल से हटा तो नहीं लिया बाद में? आगे क्या हुआ मैम? अरे पाठशाला जाने के लिए इतनी कठोर शर्तों का पालन मैं तो ऐसा कभी नहीं कर सकता। मैं तो पाठशाला ही ना जाऊं। हमारी कहानी का आनंदा घबराने वाला बालक नहीं था। उसने विषम परिस्थितियों से हार नहीं मानी। वह पाठशाला जाता था। शुरू में तो थोड़ा सा घबराया, थोड़ा सा दुखी भी हुआ, क्योंकि वो 1 साल पीछे रह चुका था और उसके साथ के बच्चे आगे जा चुके थे। सिर्फ गली के 2 बच्चों को ही वो जानता था और किसी से उसकी जान पहचान नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे उसने कक्षा के सबसे होशियार बच्चे बसंत पाटिल से दोस्ती कर ली और उसकी मदद पाकर उसने सारा पिछला पाठ्यक्रम पूरा कर लिया। आनंदा अब अपने अध्यापकों का चहेता बन गया था। उसे जीवन में बहुत प्रेरणा मिली और सबसे ज्यादा प्रेरणा जिस अध्यापक से मिली उनका नाम था न.वा. सोंदलगेकर। न.वा. सोंदलगेकर आनंदा को मराठी पढ़ाते थे। जब न.वा. सोंदलगेकर कविता पढ़ाते थे तो वो कविता को पूरे लय के साथ आरोह अवरोह, यति गति, अभिनय के साथ कभी गीत शैली में सुनाते थे और बीच बीच में दूसरे कवियों की कविताओं के उदाहरण भी देते थे और कभी कभी अपनी लिखी हुई कविता भी सुना देते थे। यह सब देखकर आनंदा को लगने लगा कि मैं भी कविता कर सकता हूँ। जब मेरे मराठी के अध्यापक न.वा. सोंदलगेकर मालती की बेल पर कविता लिख सकते हैं तो मैं भी उन्हीं की तरह हाड़ मास का बना हुआ हूँ। मैं क्यों नहीं कविता लिख सकता? मैं भी लिखना शुरू करूँगा। आनंदा को अब कविता में रुचि जागने लगी। उसने छोटी छोटी तुकबंदियाँ करनी शुरू कर दी। तुकबंदी करने के बाद वह अपने अध्यापक को दिखाता। उसके अध्यापक न.वा. सोंदलगेकर उसको प्रेरित करते। और खेतों का काम, उसका क्या हुआ मैम? आनंदा पिता की शर्तों के मुताबिक खेतों का काम भी साथ साथ करता रहता था। जब वह खेत में जाता, वहाँ पर ढोर डंगर चराता तो वहाँ पर भी तुकबंदियाँ करता। कभी कभी उसके पास लिखने के लिए कुछ नहीं होता तो वो भैंसों के ऊपर ही लिखने लगता। मैम, क्या वो खेतों में काम करते हुए बोर नहीं हो जाता होगा? खेत में उसके साथ कोई भी तो नहीं था? नहीं, पहले उसे अकेलापन बहुत बुरा लगता था। वह सोचता था कोई ना कोई उसके साथ हो बात करने के लिए। लेकिन जब से उसने तुकबंदी करनी शुरू की, कविता लिखनी शुरू की, तो उसको अकेलापन अच्छा लगने लगा, क्योंकि वो अकेले में जोर जोर से कविता को गा सकता था और थुई थुई करके नाच भी सकता था। तो अब उसे अकेलापन बहुत अच्छा लगता था। वह चाहता था उसके आसपास कोई ना हो ताकि वो अपनी कविता कर सके, उसे गा सके, उस पर नाच सके। धीरे धीरे करके आनंदा अपने अध्यापक से प्रेरणा पाकर बहुत अच्छी कविताएं लिखने लगा। वो जब भी कोई कविता पूरी लिख लेता था तो अपने अध्यापक को जाकर सुनाता। वो उनके आने का इंतजार नहीं करता था। कभी कभी तो वो अध्यापक के घर चला जाता और उन्हें अपनी कविता दिखाता। उसके अध्यापक उसकी कविता पढ़ते, उसको भाषा अलंकार का ज्ञान देते, छंदों का ज्ञान देते और उसको बहुत प्रेरित करते। बहुत अच्छी कविता लिख लेने पर स्कूल के दूसरी कक्षाओं के सामने उससे कविता भी गवाते थे, जिससे आनंदा और भी ज़्यादा प्रेरित हो गया और अब धीरे धीरे करके उसकी भाषा सुधरने लगी थी। वह और भी अच्छी कविता लिखने लग गया था। अब यही आनंदा अपने जीवन में बड़े होकर मराठी के एक बहुत बड़े कथाकार बने। आनंदा ने पाठशाला जाने के लिए, पढ़ने के लिए कितना संघर्ष किया। माँ को मनाया, दत्ताजी राव की सहायता से अपने दादा को मनाया। उसने जीवन में कभी हार नहीं मानी। अब से मैं भी रोज पाठशाला आया करूँगा, कभी छुट्टी नहीं करूँगा। मैम, हमें आनंदा के जीवन से ये शिक्षा मिलती है कि हमें विषम परिस्थितियों से कभी घबराना नहीं चाहिए। जीवन में कठिनाइयाँ आए तो उनसे कभी हार नहीं माननी चाहिए। जीवन में हमेशा संघर्ष करते रहना चाहिए। और शिक्षा बच्चों का अधिकार है। बच्चों को पढ़ाई लिखाई की ओर ध्यान देना चाहिए। और जो बच्चे काम पर जाते हुए दिखाई देते हैं, काम करते हुए दिखाई देते हैं, हमें उनके माता पिता को भी समझाना चाहिए कि पढ़ना लिखना कितना जरूरी है। शाबाश तानिया, तुमने आनंदा के जीवन से मिलने वाली प्रेरणा को
बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है, शाबाश। आज की कक्षा यही समाप्त होती है। हम कल फिर मिलेंगे इसी पाठ के साथ, इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। धन्यवाद। चलते हैं। शुभ दिन। सभी बच्चे अपना ध्यान रखना और पढ़ाई लिखाई में मन लगाना।